नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने काफी घटनाक्रमों, उठापटक, क्लेश, आरोप प्रत्यारोप के बाद मुलायम की विरासत बहू डिंपल यादव को सौंपने का फैसला कर लिया और डिंपल यादव की प्रत्याशिता भी घोषित कर दी। ये एकदम अचानक हुआ। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल पहली बार चुनाव में नहीं उतरी है। अगर देखा जाए तो वो अब 5वीं बार चुनाव में भाग ले रही है। सबसे पहले उन्होंने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन पहले चुनाव में उन्हें शिकस्त हो गई थी। दूसरा चुनाव कन्नौज में लड़ा, उपचुनाव, लेकिन निर्विरोध जीत गए। फिर तीसरा चुनाव 2014 में कन्नौज से लड़ा। उस समय मोदी की लहर थी, धमक आ चुकी थी। इसके बाद जो डिंपल चुनाव वहां से जीत गई, ये उनकी एक धाक थी। लेकिन 2019 में डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई। अब मैनपुरी में अपने ससुर की विरासत को संभालेंगी। बड़ा असमंजस की स्थिति थी कि मुलायम की विरासत किसको मिलेगी। तेज प्रताप का नाम आ रहा था, जो उनके पौत्र हैं, और इसलिए भी नाम तेज प्रताप का आ रहा था कि तेज प्रताप वहां से 2014 का चुनाव भी जीते थे, मुलायम ने जिता दिया था, और दूसरी ओर वो मुलायम सिंह का सारा काम भी देख रहे थे। इधर शिवपाल भी अपनी दावेदारी के लिए लगे हुए थे। परिवार चाहता था कि एकजुटता हो जाए, लेकिन जब गोरखपुर में शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ एक चापलूसी का बयान दे दिया, तो बस क्या था कि जो रही सही एकजुटता थी वो खिंच गई, दो पालों में चली गई। और फिर परिणाम क्या आया कि अखिलेश ने चिंतन किया, रामगोपाल से विचार विमर्श किया और अंत में तय किया कि डिंपल को ही प्रत्याशी बनाया जाए, और प्रत्याशी बना दिया गया। जैसे ही डिंपल को प्रत्याशी बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि सपा में तो कार्यकर्ता सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए है, लेकिन जब कोई प्रत्याशी बनाने की बात आती, जब टिकट देने की बात आती है, तो फिर कुनवा का ही व्यक्ति सामने आता है। उन्होंने कहा कि इस बार डिंपल आई है। आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र को मैदान में उतार दिया गया था, तो ये तो उनकी परंपरा है। लेकिन उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना वहां पर परचम फैलाए, ये भी उन्होंने कह दिया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़, या यूं कहे मुलायम के गढ़ में एक धमकदार एंट्री दी है, एक तेवर वाली एंट्री दी है, एक असमंजस पैदा करने वाली एंट्री दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रयासरत है अभी भी कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकार मैनपुरी की सीट भी
इनके हाथ से खींच ली जाए, इनके मतलब सपा से। कारण क्या है? कारण यह है कि जो जो गढ़ है मुलायम के और सपा के, उन सब पर चोट हो गई है। आजमगढ़ पर चोट हो गई, हरा दिया सपा को। रामपुर में चोट हो गई, हरा दिया सपा को। अब बचे हैं 2-3 गढ़, जिसमें एक संभल भी है, मैनपुरी नंबर 1 पर है। अब यहां पर कैसे हराना है, इसकी रणनीति चल रही है। कहते हैं वहां पर शाक्य वोट है, शाक्य प्रत्याशी को लाया जाए। हालांकि वहां पर संगठन की बागडोर शाक्य को दे दी गई है और यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरी प्रतिष्ठा के साथ लड़ेगी। इस संसदीय क्षेत्र की बागडोर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संभाल रखी है। दिग्गजों का जमावड़ा है, चिंतन कर रहे हैं कौन प्रत्याशी लाया जाए। और इसके पहले तो प्रत्याशी के नाम पर अपर्णा यादव, जो मुलायम की दूसरी बहू है, उनका भी नाम बीजेपी ने विचार किया कि वो इस समय बीजेपी में है, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते पे चला गया नाम। अब किसको बनाएंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि पारिवारिक खिंचाव में हम फायदा उठा लेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि शिवपाल की अब भूमिका क्या होती है ये भी तय है। लेकिन शिवपाल की भूमिका जो भी हो, लेकिन अगर शिवपाल की भूमिका डिम्पल के खिलाफ जाती है तो ये उनके राजनीतिक चरित्र के लिए भी सवालिया निशान खड़े कर देगी। बहरहाल मैनपुरी खतौली में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। नामांकन पत्र भरे जाने लगे हैं। 21 तक नाम की वापसी भी हो जाएगी। चुनाव तो रामपुर में भी होना था, लेकिन रामपुर में क्या स्थिति बनी है? रामपुर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी जल्दबाजी, आपने विधायकी खत्म कर दी, और एक दूसरे विधायक जिनको 2 महीने से उनकी आपने नहीं खत्म की। ये चुन चुन करके काम करने का कौन सा तरीका है? और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को यह कहा कि आप कल ही इसकी सुनवाई कर लीजिए। वैसे तो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार सुनवाई पूरी हो चुकी है और किसी भी समय यह फैसला आ सकता है कि आजम खां के जो दोष सिद्ध किए गए, जो उनकी सजा हुई है 2 साल की, उस पर रोक लगती है या नहीं लगती है। अगर रोक लग जाती है तो समीकरण बदल जाएंगे, अगर रोक नहीं लगती है तो विश्वास रखिए फिर चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और उसके लिए भी वहां पूर्व विधायक और आजम खां की पत्नी का नाम नंबर 1 पर है। वैसे तो रामपुर में समय सन्नाटा छाया हुआ है, वह अफवाह की स्थिति बनी हुई है। क्या होगा? क्या आजम का वर्चस्व चलेगा? क्या रामपुर आजम बचा पाएंगे? लोकसभा सीट तो हार गए, अब क्या होगा? क्योंकि रामपुर में मुसलमानों का भी वर्चस्व है और उससे बड़ा वर्चस्व जो है आजम खां का है। आजम खां ने पूरी राजनीति रामपुर से चलाई और प्रदेश में छा गए। अब सवाल केवल ये उठ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे हुए, जिस तरीके से उनको सजा दे दी गई, जिस तरीके उनकी विधायकी खत्म कर दी गई, जिस तरीके से अभी भी हर दिन कोई ना कोई मुकदमा विचारार्थ प्रस्तुत हो जाता है, तो उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लेकिन मुश्किलें कम हो या न हो, जब आपके ऊपर
आफत आती है तो आप तो सामना करते ही हैं। ठीक वही काम आजम खां कर रहे हैं, और आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जहां से उनको राहत भी मिली, और राहत मिलने के बाद आज सुनवाई भी जिला जज की अदालत में हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए तो रामपुर में पूरी तरीके से अभी सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि मैनपुरी में एक माहौल अच्छा हो गया है और लोग किस बात का स्वागत कर रहे हैं कि मुलायम की बहू को विरासत दी गई, ये कह रहे हैं लोग, इसमें दो राय नहीं है। वहां पर ये हालात है, वो भी सपा का गढ़ है और रामपुर भी सपा का गढ़ है, लेकिन वहां पर राजनीतिक सन्नाटा छाया हुआ है। हम यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों की मुश्किलें कहीं ना कहीं से बढ़ती ही नजर आ रही है। विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बरकरार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर इमरान पुलिस कमिश्नर से मिल चुके हैं और 11 विधायकों का एक दल आ रहा है जो जांच करेगा और पुलिस कमिश्नर से भी बात करेगा। इसके लिए कल का समय भी तय कर दिया गया है। लगा लोगों को कि अब इससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं। इरफान सोलंकी और रिजवान जो उनके भाई हैं, दोनों ही एक तरीके से भूमिगत हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। जो तेजी दिखाई गई है उसमें कहीं मुरवत नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नहीं, अब वो जरा विधायक से जब पुलिस कमिश्नर साहब मिल लेंगे उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच इरफान सोलंकी और उनका परिवार अपने बचाव में जुटा हुआ है। किसी न किसी तरीके से वो बता रहा है कि कैसे जो है हम निर्दोष हैं, इरफान का कोई हाथ नहीं है। आज इरफान की पत्नी ने पत्रकारों से वार्ता की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए दावा किया कि जिस प्लाट में जो विवादित है और उसमें जो झोपड़ी है उसमें आग जो है लगाई नहीं गई थी। झोपड़ी में आग आतिशबाजी से लगी थी, आतिशबाजी से। आतिशबाजी छुड़ाई गई और आतिशबाजी की आग झोपड़ी पर गिरी और जो है पूरी तरीके से आग धू धू करके जली, क्योंकि उस समय कोई वहां था नहीं जो तत्काल आग को रोकता। इसलिए जो है आग में वो झोपड़ी जल करके खाक हो गई और गृहस्थी का सामान भी खाक हो गया। लेकिन उन्होंने जो दावा किया है कि इसके लिए उनके पास सीसीटीवी कैमरे हैं और उससे देखा जा सकता है कि किस तरीके से आतिशबाजी से वहां पर आग लगी थी। बहरहाल बचाव कार्य चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी तेजी के साथ अपना काम कर रही है, लेकिन इरफान के सामने तमाम मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। सोशल मीडिया भी उन पर हमलावर है। सोशल मीडिया तेजी के साथ इरफान के खिलाफ है और रह रह करके वो हाईलाइट की घटना की याद दिला रहा है, जिसमें एक डॉक्टर से इरफान सोलंकी का विवाद हुआ था
और उस समय किस तरीके से पुलिस ने वहां पर कथित रूप से बर्बरता की थी और वहां पर बड़े बड़े डॉक्टरों को भागना पड़ा था और बड़ा मोर्चा संभालना पड़ा था। अनेक डॉक्टर्स छात्र चुटहिल हो गए थे, याद दिला रहे हैं, और कहते हैं कि अगर आपके ऊपर थोड़ी सी आफत आई है तो आप इतना परेशान दिख रहे हैं। आप कहते हैं मेरे बेगम, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को बेइज्जत किया गया, पुलिस ने बहुत तरीके से गलत काम किया। उन्होंने कहा जब आपकी पुलिस मेडिकल कॉलेज में सब कुछ कर रही थी तब क्या हो। बहरहाल सोशल मीडिया पूरी तरीके से हमलावर है और सच बात तो ये है कि इरफान सोलंकी इतने विवादों में रहे हैं हमेशा, और उनके भाई रिजवान भी, एक नहीं अनेक मामले हैं। तो जब विवादों में रहे तो आम सपाई भी थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं। वो कहता नहीं निष्पक्ष जांच हो जाए, और निष्पक्ष जांच में हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पुलिस इस घात में है कि इरफान को गिरफ्तार कर लिया जाए, रिजवान को गिरफ्तार कर लिया जाए। धाराएं बहुत गंभीर हैं जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो कैसे ये मुश्किल दूर होगी ये भी देखना है। एक और खबर आई है जिसका जिक्र हम आपसे करना ही चाहेंगे। हमारी योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में बहुत सख्त है, इसमें भी दो राय नहीं है। अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अब तो कमिश्नरी पुलिस की 3 जिलों में और बढ़ाई जा रही है। गाजियाबाद में बढ़ाई जाएगी, प्रयागराज में बढ़ाई जाएगी, आगरा में भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन अपराध जिस तरीके से रुक जाने चाहिए थे नहीं रुक रहे, बल्कि हैरत तो तब हुई जब पुलिस चौकी में ही चोरी हो गई। हमारे कानपुर नगर में ग्रामीण अंचल का एक थाना है बिदनू, और वहां पर एक चौकी है न्यू आजाद नगर चौकी, पुलिस चौकी है। कहते हैं जो सूचना आई है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि चौकी में रात को चोरी हो गई, और चोरी भी क्या हुई, सरकारी पिस्टल भी चोरी हो गई। एक बॉक्स कोई था वो भी चुरा लिया गया। चोर इतने शातिर, इतने बेखौफ कि चौकी में चोरी कर गए। अब बताते ये हैं कि उस समय चौकी इंचार्ज जो थे मौजूद भी थे। मौजूद का मतलब अगल बगल के कमरों में होंगे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। अब कब और कैसे इसका खुलासा होगा ये भी देखना है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।